यार मैंने आपको ना आज तक बहुत सारी ऐसी हॉरर स्टोरीज सुनाई हैं जो काफ़ी ज़्यादा सिमिलर थी, एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा मिलती जुलती थी। जिसके अंदर एक फैमिली एक घर के अंदर जाती है और उनका कुछ हॉरर एक्सपीरियंस होता है, लेकिन ये वाली नहीं। बहुत बहुत कमाल की अमेजिंग हॉरर स्टोरी। और मैं इसको सिर्फ इसलिए पिक कर रहा हूँ क्योंकि इसके बहुत सारे विटनेस थे, इसके अंदर पुलिस वालों को भी इन्वॉल्व होना पड़ा और इस इंसिडेंट की वजह से एक बहुत बड़ी शख्सियत की ज़िंदगी आज तक इफ़ेक्ट होती आ रही है। आज भी मजबूरन उनको अपने घरों के शीशे, खिड़कियां, सारे दरवाजे शाम को 6 बजे से पहले बंद करने पड़ते हैं क्योंकि वो आज तक इतने ज़्यादा डरे हुए हैं। यकीन मानिए ये नॉर्मल स्टोरी बिल्कुल भी नहीं है और ये रात को अकेले देखने वाली तो बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए अगर आप रात को देख रहे हैं तो लाइट्स ऑन करने की ज़रूरत शायद आपको पड़ सकती है, तो प्लीज़ आप उसको कर लीजिए। और दूसरा यार, मुझे आपसे एक बात करनी थी और वो ये कि मैं बहुत लंबे टाइम से एक चीज़ के ऊपर काम कर रहा हूँ। आने वाले कुछ टाइम में, कुछ दिनों के अंदर ही मैं उस चीज़ को आपके सामने रखूँगा और उसमें मुझे आप सबका सपोर्ट चाहिएगा। कुछ भी मैं वो नहीं बोल रहा कि आपको कुछ करना है या नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं है। आने वाले कुछ टाइम में मैं आपके सामने रखूँगा और अभी थोड़ा सा बस हिंट है आपके लिए कि हाँ, मैं कुछ कर रहा हूँ। कुछ दिनों बाद जब वो प्रोसेस पूरा हो जाएगा तो ऑब्वियसली मैं आप सभी के सामने रखूँगा क्योंकि वो चीज़ आप सभी के लिए है। बट मेरे लिए क्या, मैंने आज तक आपसे सिर्फ लाइक बटन ही मांगा है, लेकिन वो भी आप लोग पूरा नहीं देते। बहुत नाइंसाफ़ी है। बाबूजी आपको माफ़ नहीं करेंगे। खैर, सब्सक्राइब बटन के ऊपर भी क्लिक कर दें, कमेंट्स में पिक में लिख दें, लेट्स डाइव इन। इस बेहद अनबिलीवेबल इंसिडेंट को समझने के लिए हमें कुवैत देश के कुवैत शहर के अंदर जाना पड़ेगा और टाइम था 1997 की समर्स का, 1997 की गर्मियों का, जब यहाँ पर रहने वाली तकरीबन 30-35 साल की नूरा अपने घर के अंदर घुसी और जैसे अपने घर का दरवाज़ा खोला उसने देखा कि उसके घर का लैंडलाइन बहुत ज़ोर ज़ोर से बज रहा है। उसके हाथ में 2 बड़े बड़े बैग्स थे। उसने तुरंत भागकर लिविंग हॉल में अपने बैग्स वहीं पर रखे, लैंडलाइन फ़ोन की तरफ घूमकर उसको जाकर पकड़ा और कान पर लगाकर बात करने लगी। बट पहली आवाज में ही जैसे उसने हेलो बोला, उस टाइम पर उसको बहुत अनकंफर्टेबल सा लगा क्योंकि दूसरी एंड पर जिस भी बंदे ने कॉल किया था ये बहुत ही ज्यादा शुद्ध अरेबिक बोल रहा था। और आज के टाइम पर या फिर उस टाइम पर भी ये शुद्ध अरेबिक सिर्फ रॉयल लोग ही बोलते थे, मतलब कि जो बहुत बड़े घराने से हों, जो वहाँ की शाही खानदान से जो अपना ताल्लुकात रखते हों, उस टाइप के लोग ही बहुत ही शुद्ध अरेबिक बोल पाते थे। और जैसे ही नूरा ने फोन लगाकर हेलो बोला और सामने से शुद्ध अरेबिक सुनी तो उसको बहुत अजीब लगा। बट फिर भी उसने पूछा कि हाँ जी बताइए, क्या बीमारी है, क्या कर सकते हैं आपकी सेवा। तब उस सामने वाले पर्सन ने बताया कि मेरी लड़की की शादी है आने वाले 3 हफ्तों के अंदर और मुझे आपकी सेवाएं चाहिए। असल में नूरा बहुत ही मशहूर पूरे कुवैत देश की और आसपास के भी देशों के अंदर इसने अपना बहुत ही फेमस नाम कमा रखा था म्यूज़िक बैंड के अंदर। असल में नूरा खुद एक बहुत अच्छी गायक और पिछले कुछ सालों से नूरा ने अलग अलग लोगों के साथ जुड़कर अपना खुद का एक सिंगिंग बैंड बना लिया था। अब ये बैंड लोगों की शादियों के अंदर जा जाकर परफॉर्म करता और लिटरली जिस भी शादी के अंदर नूरा जाती तो वहाँ पर खड़े लोग सभी अपना खाना वाना छोड़कर सिर्फ नूरा का गाना सुनने के लिए आते क्योंकि उन सबको इतना ज़्यादा पसंद आ रहा था। नूरा पूरे देश के अंदर इतनी ज़्यादा फेमस हो चुकी थी कि ये एक बेंचमार्क सेट हो चुका था कि अगर किसी को अच्छी शादी करनी है तो वो नूरा को इनवाइट करेगा अपनी शादी के अंदर और उसके साथ उसकी परफॉर्मेंस होगी। सो उस दिन भी नूरा तकरीबन सुबह 11 बजे के आसपास अपने हाथों में बैग लेकर अपने बैंड को टाटा बाय बाय करके जो भी उसके मेंबर्स थे उनको सभी को गाड़ी में आगे रवाना करके खुद अपने घर के आगे उतरी और अपनी गाड़ी से अपने दोनों बैग्स बाहर निकाले जिसके अंदर उसके म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स थे जो कि वो पर्सनली खुद उनको बजाया करती। उन दोनों बैग्स को लेकर उसने घर का दरवाज़ा खोला, अंदर गई और जैसे उसने देखा कि लैंडलाइन बज रहा है वो तुरंत अपने दोनों म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को रख के सीधा लैंडलाइन के पास गई और पूछने लगी कि हाँ जी बताइए क्या हुआ। सामने वाले ने कहा कि मेरे 3 हफ्ते में मेरी लड़की की शादी है और मैं चाहता हूँ कि आप उस शादी के अंदर परफॉर्म करें। बट नूरा को बहुत ज़्यादा अजीब सा लग रहा था, एक तो ये आवाज़ सुनकर क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा फॉर्मल तरीके से बोल रहा था और दूसरा शुद्ध अरेबिक, बहुत ही ज़्यादा शुद्ध अरेबिक, वहाँ पर ऐसे जनरली लोग बातें नहीं करते। और दूसरा जब उसने डेट दी और साथ में एड्रेस बताया कि मेरी लड़की की शादी उस एड्रेस पे है, उस एड्रेस को सुनकर तो लिटरली नूरा बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो चुकी थी क्योंकि
वो एड्रेस आज तक वहाँ नूरा ने परफॉर्म नहीं किया, क्योंकि उस एड्रेस के बारे में नूरा ने पहली बार सुना था कि ऐसा कैसे हो सकता है। वहाँ तो खाली रेगिस्तान है, वहाँ तो आज तक मैंने कोई पैलेस नहीं देखा, कोई भी शादी वादी वहाँ होती नहीं देखी। खाली रेगिस्तान में कौन शादी करवाता है। बट जब नूरा ने अपनी डायरी के अंदर चेक किया कि क्या 3 हफ्ते बाद उसकी कोई बुकिंग तो नहीं है, सो फाइनली अपनी सारी डेट चेक करने के बाद नूरा ने देखा कि वो उस दिन फ्री है। सो उसने तुरंत कॉल के ऊपर हाँ कर दी कि हाँ चलो मैं फ्री हूँ, मैं वहाँ पर परफॉर्म करूंगी। बट पैसों का क्या, कितना पैसा दोगे? तब उस सामने वाले पर्सन ने नूरा से पूछा कि आप बताओ आप कितना लोगे। तब नूरा ने अपनी फीस बता दी। बट नूरा बहुत ज़्यादा हैरान हुई ये सुनकर कि वो सामने वाला बंदा नूरा को 2 से 3 गुना ज़्यादा पैसा देने के लिए तैयार है। और नूरा को अंदर ही अंदर बहुत खुशी भी हो रही थी कि 2-3 गुना पैसे मिल रहे हैं। मतलब कि एक शादी के अंदर परफॉर्म करना यानी कि 3-4 शादियां एक साथ निपटा देना, उतना पैसा तो मैं कमा लूंगी एक रात में यहाँ से, बहुत अच्छी बात है। नूरा ने तुरंत हाँ कर दी। बट नूरा ने कहा कि मुझे आधी पेमेंट मेरी एडवांस चाहिए होगी, और ये बात भी उस आदमी ने तुरंत एग्री कर दी कि कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास मनी ऑर्डर पहुंच जाएगा, पार्सल से मैं आपके पास पैसा भेज दूंगा और आप उसको रिसीव कर लीजिएगा, और आप अपनी डेट फाइनल रखिएगा बिल्कुल, उस दिन आपको हमारी शादी के अंदर आना है। नूरा ने यह कहकर फ़ोन कट किया। और नूरा अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा चिंतित भी थी, लेकिन एक्साइटेड भी थी, क्योंकि उसको अच्छा खासा पैसा मिल रहा था। और चिंतित इस बात के लिए क्योंकि वो जगह जहाँ का वो एड्रेस मिला था नूरा को, वो जगह का एड्रेस पहली बार नूरा ने सुना था। क्योंकि इतनी शादियां नूरा ने आज तक निपटाई थी आसपास के बहुत सारे रॉयल फैमिलीज के अंदर, क्योंकि नूरा खुद एक स्टेटस सिंबल बन चुकी थी बहुत बड़ी बड़ी शादियों के अंदर। आपको पता ही होगा कि कुवैत जैसे देश के अंदर बहुत ही अमीर अमीर शेख लोग रहते हैं, और वो सभी लोग नूरा को अपनी शादियों के अंदर इनवाइट करते परफॉर्मेंस के लिए। तो नूरा ने अच्छे अच्छे लोगों के बीच में अपनी परफॉर्मेंस दी थी, लेकिन ऐसी परफॉर्मेंस जो कि उसको अपनी परफॉर्मेंस के बदले 2-3-4 गुना पैसा मिल रहा था। बट फिर भी चिंता वाली बात तो थी ही। और नूरा इस चीज़ के लिए भी खुश थी कि जैसे ही उसने आधी पेमेंट एडवांस के लिए कहा, क्योंकि नूरा को लग रहा था कि हो सकता है उस सामने वाला मजाक कर रहा हो, उसके साथ लेग पुलिंग कर रहा हो। बट उस सामने वाले व्यक्ति ने आधी पेमेंट एडवांस देने के लिए भी कह दिया और नूरा के एड्रेस पर मनी ऑर्डर लगा दिया। अब नूरा को वेट थी वो पैसा आने की, क्योंकि जब तक पैसा हाथ में नहीं आ जाता तब तक कुछ भी फाइनल नहीं था। अगले ही दिन नूरा ने अपने सभी बैंड मेंबर्स को अपने घर पर बुलाया और समझाया कि ऐसे ऐसे एक प्रोग्राम आया है और अच्छे खासे पैसे देने के लिए तैयार है, डील फाइनल भी हो चुकी है, एड्रेस समझा दिया गया है। असल में एड्रेस इस शहर से तकरीबन 20 किलोमीटर दूर आगे की तरफ 6th रिंग रोड को पास करके कुवैत सिटी से बाहर निकल के रेगिस्तान के अंदर ये बताया गया था। और साथ में उसने कहा था कॉल करने वाले ने कि यहाँ इस रोड पर आप 20 किलोमीटर आगे चलोगे तो एक पानी वाला टावर आएगा, उस टावर पर आप पहुँच जाना और वहाँ पर मेरा बंदा आपको लेने के लिए पहुँच जाएगा। जब ये एड्रेस नूरा ने अपने सभी बैंड मेंबर्स को समझाया तो उनको कुछ भी अजीब नहीं लगा। उन्होंने समझाया कि देखो, बहुत सारी ऐसी फैमिलीज हैं कुवैत सिटी के अंदर जिनके पास आज भी पुश्तैनी पैसा मौजूद है, और ना सिर्फ पैसा बल्कि जब कुवैत सिटी के अंदर पर्ल्स और ट्रेड के सहारे ये शहर चला करता, तेल तो बहुत बाद में आया। उस टाइम पर फैमिलीज़ ने आसपास के बड़े बड़े रेगिस्तानों के अंदर बहुत मोटी मोटी प्रॉपर्टीज़ खरीदी थी, और तब भी रॉयल फैमिलीज़ अपनी शादियां अपने घरों के अंदर ही करती थी बजाय कोई पैलेस वगैरह बुक करने के। तो इन सभी बैंड मेंबर्स ने नूरा को समझाया कि ऐसी कोई भी बड़ी बात नहीं है, अच्छा है हम वहाँ पर जाएंगे, रॉयल फैमिलीज से हमारी मुलाकात होगी, वो भी हमारी परफॉर्मेंस देखेंगे, हमारे लिए तो पब्लिसिटी वाली ही बात है। जिसके 2 दिनों बाद अचानक से नूरा के घर का दरवाजा खटका शाम के टाइम पर, और जैसे ही नूरा ने दरवाजा खोला सामने एक कोरियर बॉय खड़ा था। उसने तुरंत एक बड़ा सारा पैकेट निकालकर नूरा के हाथ में रखा और वहां से जा चुका था। जब नूरा ने उस पैकेट को देखा तो बहुत ही अजीब सा लगा, क्योंकि आमतौर पर कोई भी कोरियर अगर आता है तो वहां वापस जाने का भी एड्रेस लिखा होता है कि अगर ये डिलीवर ना हो पाए तो वापस इसको इस एड्रेस पर भेज दें, मतलब कि किसने भेजा है उसका एड्रेस लिखा होता है। बट इस पैकेट के ऊपर सिर्फ नूरा का एड्रेस लिखा था, ये कहाँ से आया है, किसने भेजा है, और अगर डिलीवर ना हो तो वापस जाने का कोई भी एड्रेस नहीं लिखा था। नूरा को बहुत ही ज़्यादा अजीब सा लगा। बट नूरा ने जैसे उस एनवलप को खोला उसके अंदर बहुत सारा पैसा, और जैसे उसने काउंट किया तो जो डील हुई थी उस डील की आधी अमाउंट अब नूरा के पास पहुंच चुकी थी। जिसके बाद नूरा ने अपने सभी टीम मेंबर्स को वापस बुलाया और कहा कि देखो, हमको बहुत मोटा पैसा मिला है, पैसा पहुंच चुका है, मतलब डील फाइनल है, हमें वहां जाना ही है, लेकिन हमें वहाँ के ट्रेडिशनल सॉन्ग्स पहले प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। उन ट्रेडिशनल सॉन्ग्स को आज भी कुवैत के अंदर खलीजी कहा जाता है, और इन सभी लोगों ने मिलकर अपने सभी बैंड्स वगैरह के साथ, अपने इंस्ट्रूमेंट्स के साथ बहुत ही एनर्जी के साथ
खलीजी सॉन्ग्स की प्रैक्टिस करनी शुरू कर दी। नूरा के बैंड मेंबर्स के अंदर लैला नाम की एक लड़की जो एक बड़ा सारा ड्रम बजा रही थी, मतलब कि उसको वो बजाने का काम था उसका। साथ ही मरियम जो कि एक अलग हारमोनियम जैसा इंस्ट्रूमेंट वो साथ में बजाती। इसके अलावा दो और लड़कियां जो कि नूरा के साथ उसके को सिंगर का काम कर रही थी। इसके अलावा एक हसन नाम का आदमी जिसको इन सभी इंस्ट्रूमेंट के इलेक्ट्रिक कनेक्शन वगैरह का पता था कि कैसे इंस्ट्रूमेंट सेट करना है, कैसे माइक्स वगैरह सेट करने हैं, कैसे मिक्सर सेट करने हैं, आवाज़ कैसे सेट करनी है। साथ ही हसन इनका सभी का ड्राइवर भी, मतलब कि कहीं पर भी जाना होता किसी भी लोकेशन पर तो हसन नूरा की गाड़ी को चलाकर सभी को लेकर जाता, वहां पर सारे इक्विपमेंट सेट करता और बाद में पूरा बैंड प्ले करता। धीरे धीरे वो शादी वाला दिन भी आ चुका था और फाइनली आज शाम को सूरज ढलने से पहले इन सभी लोगों को निकलना था। लेकिन अब क्योंकि एक बड़ी शादी होने वाली थी, बड़ा पैसा मिलने वाला था, इसलिए नूरा ने अपने साथ एक्स्ट्रा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स रख लिए ताकि अगर वहाँ पर कुछ भी खराब हो जाए तो कोई भी दिक्कत ना आए। इसलिए उसको मजबूरन 2 गाड़ियाँ लेनी पड़ी अपने साथ। हसन एक अपना पिकअप ट्रक अलग से लेकर आया, नूरा ने अपनी लैंड क्रूज़र के अंदर अपने इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह रखे, हसन ने अपने इंस्ट्रूमेंट्स रखे और बाकी जो भी 4 मेंबर्स थी उन सभी को बैठा कर ये दोनों गाड़ियाँ शाम 5:30 बजे के आसपास नूरा के घर से बाहर निकली और सीधा नॉर्थ की तरफ जाते हुए द जारा रोड पर वहाँ से सिटी से बाहर निकलने लगे और धीरे धीरे वो शहर को पीछे छोड़ते हुए इस रोड पर आगे जाते जा रहे थे। तकरीबन 20 किलोमीटर चलने के बाद नूरा ने नोटिस किया कि इस रोड के जस्ट राइट साइड में एक बड़ा सारा पानी की टंकी वाला टावर बना हुआ है और लोकेशन के अकॉर्डिंग उनको इसी टंकी पर आना था। फाइनली नूरा ने अपना इंडिकेटर देकर उस टंकी के नीचे अपनी गाड़ी रोकी। दोनों गाड़ी अब यहाँ रुक चुकी थी और नूरा ने नोटिस किया कि इस टंकी के पास ही एक आदमी भी खड़ा है, एक शेखों वाली ड्रेस, वो जो लंबा सा कुर्ता पहनते हैं ना, ये ऊपर एक वो मुझे पता नहीं उसको क्या बोलते हैं, शायद से गूथरा बोलते हैं, वो गूथरा वगैरह पहनकर अपना एक आदमी वेट कर रहा था बिल्कुल ट्रेडिशनल ड्रेस के अंदर। और जैसे ही नूरा और दूसरी गाड़ी वहाँ पर रुकी, नूरा ने बाहर उतर कर उस आदमी से डिस्कस किया। उस आदमी ने बताया कि हाँ जी, मैंने ही आपको इनवाइट किया था, आप चलिए मेरे साथ। अब उस आदमी की अलग से गाड़ी साइड में ही पार्क थी। 2-3 मिनट और बातें करने के बाद फाइनली वो आदमी जाकर अपनी गाड़ी में बैठा और नूरा और उसके पीछे हसन वाली गाड़ी, अब ये तीनों गाड़ियाँ रेगिस्तान के अंदर से होते हुए और डीप रेगिस्तान के अंदर जाती जा रही थी। अब इन लोगों को इस रेगिस्तान के अंदर चलते हुए 3-4 मिनट ही बीते थे कि लैला जो कि नूरा के साइड में बैठी हुई थी, उसको बहुत ही अनईजी सा लगने लगा, वो बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो रही थी। तो उसने कहा नूरा को कि नूरा, मुझे पता है ये जो कुवैती लोग होते हैं, ये जो बड़े बड़े शेख थे पुराने ज़माने वाले, इनको अपना प्राइवेट स्पेस पसंद है, लेकिन इतना अंदर जाकर कभी भी मैंने ऐसा नहीं देखा। और जितना भी स्पेस होता है उन बड़े बड़े लोगों का, अमीर अमीर शेखों का, उनका रोड के आसपास होता है और वहाँ तक अगर रोड ना हो तो भी वो खुद अपना रोड बना लेते हैं। लेकिन ये जो सामने गाड़ी हमारे चल रही है जिसके अंदर ये शेख बैठा हुआ है, ये असल में देख कैसे पा रहा है, क्योंकि चारों तरफ सिर्फ रेगिस्तान है, कोई भी रोड नहीं है, वो रेगिस्तान के अंदर गाड़ी चला रहे हैं और अब अंधेरा भी हो चुका है। तो इस शेख को, ये जो गाड़ी चला रहा है, इसको रास्ता दिख कैसे रहा है, इसको समझ कैसे आ रहा है कि किस साइड जाना है, क्योंकि चारों डायरेक्शन सिर्फ रेत ही रेत है और कुछ भी नहीं है। बट नूरा ने कहा कि हमें सिर्फ उसको फॉलो करना है, अभी हम कुछ कर भी नहीं सकते। लैला चुपचाप बैठ चुकी थी। वो होता है ना, एक अंदर बेचैनी हो लेकिन हम कुछ कर नहीं सकते, मजबूरी में हमें साथ रहना पड़ता है। लैला बिल्कुल अभी इसी सिचुएशन के अंदर ही थी। अब जैसे ये तकरीबन आधा घंटा ये लोग इस रास्ते पर चले, मतलब कि उस गाड़ी के पीछे पीछे चले शेख वाली, तभी एक बहुत बहुत बड़ा मेंशन, एक महल जैसा मेंशन रेगिस्तान के बिल्कुल बीचों बीच बना हुआ था। और दूर से ही इन लोगों को अपनी जो गाड़ी वाली लाइट्स थी, उन लाइट से वो दिख रहा था दूर से ही, और बहुत सारी लाइट्स उस मेंशन के अंदर भी जल रही थी। और जैसे ये तीनों गाड़ियां इस मेंशन के पास पहुंची, वो जो आगे गाइड वाली गाड़ी चल रही थी जो इनको लेने आया था, वो गाड़ी एकदम से वापस यू टर्न लेकर और बिना कुछ बोले, बिना कुछ नूरा को समझाए कि तुमको यहाँ जाना है, इनसे मिलना है, कुछ भी नहीं कहा, ये गाड़ियाँ बस इस मेंशन के पास पहुंची और वो गाइड वाली गाड़ी वहाँ से घूमी और रेगिस्तान के अंदर गायब हो चुकी थी। नूरा को समझ नहीं आया कि करना क्या है, और इतने बड़े इस महल जैसे मेंशन के अंदर, और ये बहुत ही ज़्यादा ट्रेडिशनल वे में बहुत ही पुराना सा लग रहा था। वही जो वॉच टावर वगैरह बना रखे थे, बड़ी बड़ी खिड़कियाँ ताकि हवा वगैरह पास हो सके, कोई भी एसी वगैरह नहीं लगा रखा, बहुत ही ज़्यादा ट्रेडिशनल वे में इसको बनाया गया था।
हर कमरे के अंदर बड़ी बड़ी खिड़कियाँ और उनके अंदर जल रही लाइट्स वगैरह, वो सारा कुछ बाहर दिख रहा था। खैर नूरा और पीछे पर चलने वाली हसन ने अपनी गाड़ी रोकी। ये 5-6 लोग अपनी गाड़ियों से बाहर निकले। नूरा ने हसन को इशारा किया कि एक काम करो, सारे इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह उतार लो, हमें इसी के अंदर आज परफॉर्म करना है और जाकर देखते हैं अंदर आखिर कौन है। हो सकता है वो जो हमें यहाँ तक लेकर आए वो यहाँ का कोई सर्वेंट वगैरह हो, उसका काम बस यहीं तक था, लेकिन हमने उसको थैंक्स भी नहीं बोला यहाँ तक लाने के लिए। कोई बात नहीं, अपना सामान उतारो। हसन ने पिकअप का पीछे से वो जो फट्टा सा होता है उसको खोला, अपने सारे बैग्स वगैरह बाहर निकालने लगा एक एक करके। लैला के हाथ में, मरियम के हाथ में और जो 2 को सिंगर थी उनके हाथ में अपने अपने इंस्ट्रूमेंट्स पकड़ाए। और नूरा फाइनली रेत में चलते चलते इस मेंशन के गेट पर खड़ी थी और जैसे ही गेट पर पहुंची वो गेट अपने आप खुल चुका था। अब जैसे ये चीज़ नूरा ने देखी वो बहुत ज़्यादा डर सी गई एकदम से। बट तभी इस दरवाजे के पीछे से, जो दरवाज़ा अंदर की साइड खुला था, इस दरवाजे के पीछे से एक महिला जो कि बहुत ही ज़्यादा ट्रेडिशनल वे में तैयार हो चुकी थी, उसने अपना पूरा मुंह बुरखे से कवर कर रखा, बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल वे में। उसका जो बुरखा था आगे से उसके ऊपर सोने की पट्टियाँ वगैरह। और ये चीज़ देखकर नूरा बहुत ज़्यादा हैरान कि कोई इतना अमीर भी हो सकता है। खैर उस महिला ने नूरा को वेलकम किया, अपने साथ अंदर आने के लिए कहा। ये 6 के 6 लोग अपने साथ अपना सारा सामान लेकर इस महिला के पीछे पीछे अंदर की तरफ जाने लगे। अब अंदर जाते जाते नूरा ने चारों तरफ देखा, वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड थी क्योंकि इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल सीन उसने आज तक कभी नहीं देखा। बहुत बड़ा सारा ये अंदर से महल और साइड में बहुत सारी टेबल्स लगी हुई बिल्कुल ट्रेडिशनल वे में, उसके ऊपर बहुत सारे खजूर से भरी हुई प्लेट्स वगैरह रखी हुई, पीतल की लालटेन्स वगैरह साइड में टंगी हुई हैं। और ये महिला इनको पर्शियन कारपेट के ऊपर लेकर जाते हुए आगे की तरफ चल रही है। और एक बहुत ही तेज़ ऊद की स्मेल, ऊद मैं आपको बता दूं कि गल्फ़ कंट्रीज़ के अंदर कोई भी शेखों वाली कंट्रीज़ जो हैं ये, इनके अंदर ऊद और बाखूर का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। बाखूर एक टाइप की वो फ्रेगनेंस लकड़ी होती है जिसको जलाया जाता है और बाद में उसके जलने से बहुत ही कमाल की फ्रेगनेंस हो जाती है एनवायरनमेंट के अंदर। और इतनी तेज़ ऊद और बाखूर की फ्रेगनेंस इस पूरे महल के अंदर वाले इस बड़े सारे हॉल के अंदर घूम रही थी। साफ दिख रहा था कि बहुत सारी लालटेन्स के अंदर इन ऊद और बाखूर को मिलाकर जलाया जा रहा है। ये आगे चलने वाली महिला इस पूरे ग्रुप को इस हॉल को क्रॉस करवाते हुए एक और बड़ा सारा गेट खोलकर इस हॉल के अंदर वाले गेट से, मतलब कि बाहर की तरफ निकली। अब बस आप इमेजिन करके देखिएगा, एक बहुत बड़ा सा ये महल, इसके आगे एक बड़ा सारा हॉल बना हुआ था जहाँ बहुत सारी वो टेबल्स लगी हुई थी। इस हॉल को क्रॉस करते हुए पूरा ग्रुप इस हॉल के दूसरे वाले गेट, अंदर वाले गेट की तरफ गया। इस महिला ने वो दरवाज़ा खोला और जैसे ही 6 के 6 लोग बाहर निकले, बाहर खुला आसमान और वहाँ स्पेशली एक मंच सा बनाया गया था, स्पेशली इन नूरा के लिए, उसके बैंड क्लब के लिए मंच बनाया गया था। और उस महिला ने जस्ट नूरा को कहा कि तुमको इस मंच के ऊपर ही परफॉर्म करना है। ये बोलकर वो महिला उसी हॉल के अंदर वापस जाते जाते अचानक से किसी कमरे के अंदर घुस गई, जो कि किसी ने भी नहीं नोटिस किया कि आखिर वो महिला गई तो गई कहाँ। बट अब ये 6 के 6 लोग इतने ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रहे थे क्योंकि ये शादी वाला घर था, यहाँ शादी होने वाली थी किसी लड़की की और ये लड़की वालों के घर में थे, लेकिन घर में और भी तो होने चाहिए। यहाँ कोई उनको दिख ही नहीं रहा। इतने सारे खजूर वगैरह पड़े हैं, अरेबी कॉफ़ी पड़ी है, इतना सुंदर ये सजाया गया है, लेकिन गेस्ट कहाँ हैं? गेस्ट तो एक भी नहीं है, यहाँ पर मेहमान है ही नहीं कोई भी। ये 6 के 6 लोग बस इस दरवाजे के ऊपर खड़े हैं, उनको बाहर जाकर अपने मंच के ऊपर अपना सेटअप जचाना है, लेकिन आसपास कोई दिखना भी तो चाहिए। यहाँ उनको एक भी आदमी नहीं दिखाई दिया। अपना पूरा मंच सजाकर, अपनी अपनी ड्रेसेस बदलकर नूरा और उसका पूरा ग्रुप अब अपनी जगह जगह पर बैठ चुका था। सभी अपनी अपनी कुर्सियां पकड़ चुके थे। नूरा बीच में बैठी हुई, उसके सामने माइक, और उसने गाना शुरू किया। रात के तकरीबन 10:30 बज चुके थे और तभी नूरा का ध्यान उसी गेट पर गया, वो जो हॉल था, बड़ा सारा हॉल, उसके अंदर वाले गेट पर गया जो कि अभी भी खुला हुआ था। नूरा ने गाते गाते देखा कि सामने से ब्राइड, जो इस शादी की दुल्हन थी, वो जा रही है। और ना सिर्फ दुल्हन बल्कि उसके साथ उसकी 4 सहेलियां भी हैं जो कि उसको साथ लेकर जा रही हैं। लेकिन उसके बाद इस पूरी शादी में ये दुल्हन कभी दिखाई नहीं दी। खैर नूरा ने उस टाइम पर इस चीज़ को इग्नोर किया और अपनी सिंगिंग उसने कंटिन्यू आगे जारी रखी। बट तभी नूरा ने एक चीज़ नोटिस करी कि जहाँ वो अभी तक गा रही थी उसकी आवाज़ बहुत परफेक्ट निकल रही थी, लेकिन जैसे उसने इस ब्राइड को देखा और वो ब्राइड आगे चलकर कहीं गायब हो गई। बट उसके पास से बेशक वो खुले में गा रही है, ऊपर आसमान है, नीचे उसकी मेज लगी हुई है और वो आगे की तरफ गा रही है, लेकिन अब उसकी आवाज़ ने
चारों तरफ गूंजना शुरू कर दिया। बट ऐसा कैसे हो सकता था? नूरा ने इस चीज़ को भी लाइटली लिया कि हो सकता है यहाँ आसपास कहीं अकूस्टिक फॉर्म वगैरह ना लगा हो सकता है कुछ पंगा हो गया हो, इस चीज़ को इग्नोर किया। बट तभी 11:15 के आसपास रात को इस शादी के अंदर असल मेन गेस्ट जो यहाँ पर इनवाइट किए गए थे उन सभी लोगों ने आना शुरू किया, लेकिन इनका आना ही बहुत बहुत ज़्यादा अजीब था। नूरा जहाँ बीच में बैठकर गा रही थी, एक मोमेंट पर उसके सामने एक भी इंसान नहीं था, लेकिन तभी चारों तरफ से, ये जो बीच में बैठी थी, इस चारों तरफ से महल के सभी गेट्स खुले और एकदम से सभी ग्रुप, बहुत सारे लोगों का ग्रुप, कहीं से आदमी निकल रहे हैं, किसी कमरे से बहुत सारी औरतें बाहर निकल रही हैं और लगभग 300 से भी ज़्यादा। सोच कर देखिए, 1 मिनट पहले यहाँ नूरा के सामने कोई भी नहीं, लेकिन सिर्फ 1 मिनट के अंदर ही यहाँ 300 से भी ज़्यादा गेस्ट आ चुके थे और सभी ने वही अपने ट्रेडिशनल कपड़े पहने हुए। लेडीज़ जो कि वहाँ का ट्रेडिशनल बुर्का वगैरह जो वो शादी के अंदर पहन कर जाती थी, साथ में आदमी बहुत सारे जिन्होंने वही अपना ऊपर से लेकर नीचे तक कुर्ता पहना हुआ और साथ में ऊपर वो गुथरा वगैरह लगाया हुआ। नूरा जहां अभी तक बहुत ही लो पिच साउंड में गा रही थी, बहुत ही स्लो साउंड कर रही थी, मतलब कि धीरे धीरे गाने गा रही थी, लेकिन इन गेस्ट के आते ही नूरा को एकदम से इनके अंदर एनर्जी भी डालनी थी, इनको डांस वगैरह करवाना था। सो नूरा ने भी बहुत ज़ोर ज़ोर से एनर्जेटिक म्यूज़िक गाना शुरू कर दिया। वो सॉन्ग्स गाए जो कि इन लोगों को पसंद आने वाले थे, ट्रेडिशनल अरेबिक सॉन्ग नूरा ने एकदम से गाने शुरू कर दिए और ये सामने खड़े इन 300 से भी ज़्यादा लोगों को बहुत बहुत पसंद आ रहा था। धीरे धीरे सभी लेडीज़ ने थिरकना शुरू कर दिया, डांस करना शुरू कर दिया। आदमी वहाँ खड़े, उन्होंने भी अपने अपने कुर्तों को पकड़कर डांस करना शुरू कर दिया और 300 के 300 लोग, एक भी आसपास कहीं बैठा नहीं है, 300 से भी ज़्यादा लोग इस पूरे ग्राउंड के अंदर खड़े होकर डांस कर रहे थे। नूरा ने इससे भी पहले बहुत बड़े बड़े कॉन्सर्ट्स वगैरह किए थे, बहुत सारी गैदरिंग वहाँ थी, ये तो सिर्फ 300 के आसपास ही थे। नूरा को बिल्कुल भी झिझक नहीं हो रही थी, वो अपना पूरा गला फाड़ कर, अपना पूरा जोर देकर अपना बेस्ट दे रही थी। बट गाते गाते नूरा ने नोटिस किया कि यहाँ कुछ अजीब है, कुछ तो अजीब है इस पूरे इंसिडेंट के अंदर, इस पूरे फंक्शन के अंदर यहाँ कुछ गलत हो रहा है जो कि वो नोटिस नहीं कर पा रही। असल में जो सामने लोग नाच रहे थे ये बहुत ही सिंक्रोनाइज्ड तरीके से नाच रहे थे। इतनी परफेक्ट परफॉर्मेंस आखिर कोई दे कैसे सकता है? मतलब कि अगर एक ग्रुप लड़कियों ने अपना बनाया हुआ है, लेडीज़ ने बनाया हुआ है, तो वो ग्रुप एक जैसे स्टेप कर रहा था, दूसरा ग्रुप अपने एक जैसे स्टेप कर रहा था और आदमियों का ग्रुप, अलग अलग ग्रुप्स उन्होंने बनाए हुए थे, वो सभी एक जैसा डांस कर रहे थे। एक ग्रुप का एक स्टेप, दूसरे ग्रुप का दूसरे वाला टाइप का स्टेप, ऐसे ऐसे वो स्टेप कर रहे थे। बट इससे भी ज़्यादा हैरान कर देने वाली बात कि अगर हम किसी भी शादी के अंदर 5-7 मिनट नाचते हैं तो थोड़ा सा थक जाते हैं, लेकिन ये लोग सामने नाचने वाले ये नहीं थक रहे, ये हद से ज़्यादा एनर्जेटिक, कुछ ज़्यादा ही। कुछ ले रखा होगा इन लोगों ने, माल पानी वगैरह नहीं। इस टाइम पर नूरा को कुछ समझ नहीं आ रहा कि वो करे तो करे क्या, और ये जो अजीब लग रहा है उसको एंजाइटी हो रही है, इसका वो क्या करे। रात के तकरीबन 11:30 बज चुके थे, 1 घंटा होने वाला था इन लोगों को यहाँ नाचते हुए, लेकिन इनमें से एक भी गेस्ट अभी तक थका नहीं, 1 सेकंड के लिए भी किसी ने रेस्ट नहीं किया। ये लोग कंटिन्यू नाचते जा रहे थे, नूरा कंटिन्यू गाती जा रही थी। नूरा ने 1 सेकंड के लिए पीछे घूमकर अपने बैंड की तरफ देखा जो कि सभी अपने अपने उसमें इंस्ट्रूमेंट्स में लगे हुए थे। हसन भी यहाँ पूरे मैकेनिकल तारों को देख रहा था कि यहाँ कुछ दिक्कत तो नहीं है। बट 11:30 बजे के आसपास कुछ ऐसा हुआ यहाँ पर जो अब इग्नोर नहीं किया जा सकता था। जी हाँ, जहाँ ये लोग अभी तक बहुत ज़्यादा एनर्जी के साथ डांस कर रहे थे, बट अब उस एनर्जी के अंदर कुछ ऐसे स्टेप्स आ चुके थे डांस के जो कि ना तो इग्नोर किए जा सकते और ना ही कोई इंसान कर सकता। जी हाँ, ये सामने नाचने वाले लोग, अब बस आप इमेजिन करके देखिएगा, ये हमारा पैर है, हम इसको आगे की तरफ बेंड कर सकते हैं, हम झुक सकते हैं, बट कोई अपने पैर को पीछे की तरफ पूरा यू शेप में कैसे बेंड कर सकता है? ये तो इम्पॉसिबल है। लेकिन ये सामने नाचने वाले 300 से भी ज़्यादा लोग एकदम से ऐसे स्टेप्स परफॉर्म कर रहे थे जो कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। ये पूरा बेंड हो कर नाच रहे थे। और इसके अलावा एक चीज़ जो नूरा को पिछले 1 घंटे से परेशान कर रही थी, वो चीज़ अब नूरा ने नोटिस करी। जनरली अगर हम किसी शादी के अंदर नाचते हैं या फिर आप भी जाते हैं और वहाँ डांस करते हैं, तो आप अपने दोस्तों के साथ डांस करेंगे और डांस करते करते एक दूसरे के साथ बातें करेंगे और उसकी आवाज़ आसपास के पूरे एटमॉस्फेयर में आएगी, मतलब कि लोग आपस में बातें कर रहे हैं। अब ये 300 लोग जो पिछले 1 घंटे से भी ज़्यादा टाइम से नाच रहे थे, लेकिन ये आपस में ना तो बातें कर रहे, ना ही एक दूसरे को कोई इशारा कर रहे, जस्ट ये नाचे जा रहे हैं और इन सबके स्टेप्स बहुत ज़्यादा वियर्ड होते जा रहे थे। और तब इन लोगों को देखते देखते नूरा ने नोटिस किया कि ये लोग
वही स्टेप्स अगेन एंड अगेन रिपीट कर रहे हैं। मतलब कि एक ग्रुप जो लेडीज़ का यहाँ नाच रहा है बहुत ही अजीब तरीके में, पूरा पीछे की तरफ बेंड होकर, या फिर कभी वो आगे की तरफ बेंड हो जाते हैं। वही स्टेप्स उस ग्रुप के परफॉर्म करने के बाद कोई और ग्रुप उस स्टेप को पकड़ रहा है और दूसरा ग्रुप अब उस पहले वाले स्टेप को परफॉर्म कर रहा है। मतलब कि एक सिंक्रोनाइज्ड तरीके से पूरे ये 300 लोग आपस में डांस कर रहे थे। ये सच में बहुत ज़्यादा हिप्नोटिक सा था। इसको देखकर कोई भी पागल हो सकता था। तकरीबन रात के 12:15 बजे के आसपास अब ये लोग जो सामने नाच रहे थे उनमें से एक महिला जिसके हाथ में एक बड़ा सारा पर्स था, उसने उस पर्स को खोला और उसमें से 2 नोट निकाले और वो नोट लेकर अपने डांस ग्रुप को छोड़कर वहाँ से नाचती नाचती मेज की तरफ आई, जो स्टेज लगी हुई थी उस स्टेज की तरफ आई जहाँ नूरा गा रही थी। और नूरा ने भी उस लेडीज़ को अपने पास आते हुए देखा, बट टोटली इग्नोर किया नूरा ने, क्योंकि नूरा को पता था कि ये लेडीज़ उसके पास टिप्स देने के लिए आ रही है। मतलब कि जो खुश होकर देते हैं ना इनाम वगैरह, वो देने के लिए आ रही है। सो जैसे ही वो लेडीज़ धीरे धीरे चलकर और नूरा के पास आई और नूरा की तरफ 2 नोट उसने आगे बढ़ाए, नूरा ने भी अपना हाथ 2 नोटों को लेने के लिए आगे की तरफ बढ़ाया। लेकिन वो नोट लेते ही नूरा एकदम से बस वो गाते गाते रुकना चाह रही थी, लेकिन रुक नहीं पाई। क्यों? क्योंकि अभी अभी जिससे उसने पैसे लिए थे और गलती से नूरा का हाथ उस लेडीज़ के हाथ को टच हो गया था। अब ऑब्वियसली पैसे लेते टाइम टच हो ही जाता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन नूरा ने फील किया कि ये लेडीज जो उसके पास आई थी ये हद से ज़्यादा गर्म, इतनी ज़्यादा गर्म नहीं, ये फीवर की बात नहीं कर रहा मैं, ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने इस लेडीज़ को किसी तंदूर से बाहर निकाल कर डायरेक्ट नूरा के सामने खड़े कर दिया हो और वो पैसे देने के लिए आई हो, इतनी ज़्यादा गर्म। और वो लेडीज़ तुरंत उसको 2 नोट देकर घूमी वापस और वही अपना डांस स्टेप को परफॉर्म करते हुए अपने ग्रुप के पास वापस जा चुकी थी। नोरा अभी ये सब कुछ सोच ही रही थी कि तभी एक और ग्रुप से एक और महिला ऐसे ही निकल कर आई और बजाय उसने नोरा को कुछ देने के, बल्कि उसके पीछे गा रही उसकी बैकअप सिंगर्स, दोनों लड़कियां, उनमें से एक की तरफ हाथ आगे बढ़ाया और जैसे उस लड़की ने उस लेडीज से पैसे लिए तभी उसका भी हाथ उस लेडीज को टच हुआ था। बट उस लड़की की उस लेडीज के साथ आंखों में आंख मिली थी और वो लड़की इससे इतना ज़्यादा डर गई क्योंकि देखकर लग ही नहीं रहा था कि ये इंसानी आंखें हैं। और जैसे उसने उस महिला के हाथों को छुआ था तो ऐसा लग रहा था जैसे उसने किसी धधकते हुए लोहे को पकड़ लिया हो, इतना ज़्यादा गर्म, इतनी ज़्यादा गर्म वो औरत। और नोरा ने घूमकर जैसे ही अपनी को सिंगर की तरफ देखा तो वो को सिंगर ऐसे काँप रही थी, उसके हाथ में माइक ऐसे काँप रहा था गाते गाते। लेकिन नोरा ने इशारा किया कि बस गाते रहो, रुकना मत, बिल्कुल भी गाते रहो, क्योंकि इनके आगे हम रुक नहीं सकते। आधी रात से भी ऊपर का टाइम हो चुका था, 1 बजने वाले थे, लेकिन नोरा 1 सेकंड के लिए भी नहीं रुकी, उसका बैंड 1 सेकंड के लिए भी नहीं रुका और सामने नाचने वाले भी 1 सेकंड के लिए भी नहीं रुके। ऐसे ही एनर्जेटिक सॉन्ग्स नोरा गाती रही, उसका गला लगभग अब फटने ही वाला था, लेकिन नोरा के पास कोई और ऑप्शन ही नहीं था, उसको गाना यहाँ पर मजबूरी थी। एक के बाद एक नया सॉन्ग नोरा शुरू करती जा रही थी और तभी रात के तकरीबन 2 बजे के आसपास, एग्जैक्टली टाइम नोरा को भी याद नहीं, नोरा ने नोटिस किया कि एक सॉन्ग अभी उसने जस्ट गाना ही शुरू किया था और तभी सामने वाले जितने भी गेस्ट नाच रहे थे इनके अंदर एक अलग ही जोश भर चुका था। ये बहुत ज़्यादा एनर्जी के साथ अब और ज़्यादा उछल कूद कर रहे थे, वही अपना सिंक्रोनाइज्ड वाला डांस कर रहे थे। बट तभी आउट ऑफ द नोवेयर, पता नहीं कहाँ से, बट बहुत सारा एक थिक स्मोक जिसके अंदर बहुत ही अच्छी खुशबू बाखुर और ऊद की, वो स्मोक यहाँ नीचे पूरे फर्श के ऊपर फैल चुका था। मतलब कि वो जो ग्राउंड था नीचे इस महल का, उस महल के पूरे फर्श के ऊपर वो स्मोक फैल चुका था और उसके अंदर बहुत तेज खुशबू। और जैसे ही नोरा इस गाने के अंदर आगे बढ़ती गई तभी वो स्मोक धीरे धीरे छटता गया और इस मोमेंट पर नोरा ने कुछ ऐसा देखा जिसको वो लिटरली टॉलरेट नहीं कर सकती थी। जी हाँ, सामने नाच रही लेडीज, जितनी भी लेडीज नाच रही थी यहाँ पर 300 में से, उन सभी ने अपना थोड़ा थोड़ा बुर्का ऊपर की तरफ किया, मतलब कि नीचे घुटनों से पकड़कर उस बुर्के को ऊपर की तरफ किया और ऐसे वो कोई स्टेप सा परफॉर्म कर रही थी। लेकिन इस मोमेंट पर नोरा का ध्यान इन सभी लेडीज़ के पैरों की तरफ गया, क्योंकि अभी तक तो उन सभी लेडीज़ के पैर बुर्के के अंदर ढके हुए थे, लेकिन अब पहली बार नोरा इन सभी के फीट्स, स्पेशली उंगलियां, पंजा और टखने तक वो देख पा रही थी। और ना ही देखती नोरा तो सही था। क्यों? क्योंकि वो जो पैर डांस कर रहे थे सभी लेडीज़ के, वो कोई इंसानी पैर नहीं थे, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई भेड़ या बकरी के पैर होते हैं ना आगे से जो खुर होते हैं 2,
बिल्कुल वैसे वैसे पैर उन सभी लेडीज के काले रंग के। नोरा को समझ नहीं आया कि ये हो कैसे सकता है, ये सामने मेरे इंसान डांस कर रहे हैं या कोई भेड़ बकरी डांस कर रही है। और दूसरी साइड इस गाने पर इन लड़कियों ने, इन लेडीज ने, स्पेशली लेडीज ने, जेंट्स को छोड़ दीजिए साथ में, स्पेशली लेडीज ने ऐसे ऐसे स्टेप्स परफॉर्म किए, मतलब कि वो अपने पैरों को एक जगह स्टिल स्टैंड करके पूरा घूम जा रही थी 360 से भी ज्यादा, मतलब कि अपने पूरे शरीर को वैसे रोटेट कर पा रही थी बिना अपने पैर हिलाए। इसके अलावा नोरा ने ये भी नोटिस किया कि स्पेसिफिक इस गाने के ऊपर, इस सॉन्ग के ऊपर सभी लेडीज उसकी तरफ ही देख रही हैं, उसकी तरफ ऐसे बहुत ही अजीब सी नजरों के साथ देख रही हैं, जैसे उसने कुछ गलती कर दी हो या फिर उनको ये गाना बहुत ज्यादा पसंद आया हो। नोरा को कुछ समझ नहीं आ रहा कि वो लेडीज उसको क्या कहना चाह रही थी। अब ये चीज ना सिर्फ नोरा ने देखी थी बल्कि उसके पीछे मौजूद चारों लड़कियां और साथ में हसन ने भी देखी थी। अब हसन इस चीज को देखकर इतना ज्यादा डर सा गया, वो इतना ज़्यादा शॉक्ड हो चुका था कि उसने वो जो काम कर रहा था पीछे अपना, उसने वो काम रोक दिया और अपना मुंह खुला का खुला रख के वो सामने इस ग्रुप को देखने लगा, लेडीज़ को देखने लगा। और साथ में ये जो दो लड़कियां नोरा के साथ गा रही थी वो भी इतना ज़्यादा डर गई कि उनके हाथ से भी माइक नीचे छूट चुका था और वो भी अपना खुला मुंह लेकर बहुत ही डरी हुई आंखों के साथ सामने ग्रुप को देख रही थी। सिर्फ नोरा वहाँ माइक पकड़कर गा रही थी और पीछे मरियम और लैला वो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट बजा रही थी। नोरा ने अपना गाना आगे भी कंटिन्यू रखा, लेकिन अब उसकी आंखों से भी आंसू आ चुके थे, गला उसका भयंकर दर्द कर रहा था। पानी वो पीना चाह रही थी लेकिन वो रुक नहीं सकती पानी पीने के लिए, बीच में मजबूरी थी उसकी। उसकी आंखों से निकलने वाले आंसू ने नोरा का सारा मेकअप तक खराब कर दिया। एक एक पल नोरा के लिए सालों जैसा लग रहा था, एक एक गाना उसके लिए गाना सच में बहुत ज़्यादा अनबेरेबल सा था। उस टाइम पर सोच कर देखिए, इतने घंटों से वो कंटिन्यू गा रही थी और बिना रुके, वो भी पानी तक उसने नहीं पिया, और रुकती तो ये सभी लोग रुक जाते और उसके साथ कुछ भी कर सकते थे। ये हो सकता था गुस्सा भी हो जाए, क्योंकि नोरा ने इस चीज़ का रिस्क लेने का सोचा ही नहीं कि वो रुक के थोड़ा कुछ रेस्ट कर ले, नहीं, वो बस सामने इनको डांस करवाना चाह रही थी। रात के तकरीबन अब 3 बजने वाले थे। नोरा ने नोटिस किया कि 3 बजने में अभी सिर्फ 3-4 मिनट ही बाकी हैं, और जैसे ही एग्जैक्ट 3 बजे नोरा अभी भी अपने उसी लिटरली बिल्कुल चौक्ड गले के साथ गा रही थी अपना माइक पकड़ के, लेकिन जैसे ही एग्जैक्ट 3 बजे उसकी घड़ी के अंदर, तभी इस पूरे महल की, जहां अभी बहुत सारी लालटेन्स वगैरह जल रही थी, लाइट्स जल रही थी, और तभी एक मोमेंट के अंदर सारी लाइट्स वहां से गायब हो चुकी थी, पूरे महल की लाइट चली गई। और जैसे ही यहाँ घना अंधेरा हुआ, वो जो म्यूज़िक पीछे बज रहा था वो भी अब गायब हो चुका था, क्योंकि लाइट नहीं थी, गाए कैसे, सारा म्यूज़िक सिस्टम बंद पड़ चुका था। और सामने मौजूद एक गेस्ट एकदम से घने अंधेरे के अंदर गुम से हो चुके थे, और तकरीबन 4 से 5 मिनटों तक बिल्कुल साइलेंट, कुछ भी यहाँ हुआ ही नहीं, जैसे कोई यहाँ मौजूद ही नहीं है, कोई किसी को देख ही नहीं सकता। और 4 से 5 मिनटों तक ऐसे ही रहने के बाद दोबारा से इस महल की लाइटें जली, लेकिन जलते ही यहाँ नोरा ने बहुत जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, क्योंकि सामने जहाँ अभी 300 से भी ज़्यादा गेस्ट डांस कर रहे थे, वहाँ अब एक भी गेस्ट नहीं, एक भी इंसान नहीं, एक भी यहाँ डांसर नहीं, यहाँ कोई भी कुछ भी था ही नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे नोरा अकेली यहाँ पर हो अपने ग्रुप के साथ, और कोई भी नहीं इस पूरे महल में। बट इससे ज़्यादा दिल दहला देने वाला था वहाँ का टेम्परेचर। नोरा जहाँ अभी इतने लंबे टाइम से गाते गाते बहुत ज़्यादा थक चुकी थी, उसके शरीर से बहुत सारा पसीना निकल रहा था, आंसू निकल रहे थे आंखों से, उसको हद से ज़्यादा गर्मी लग रही थी, लेकिन एकदम से जैसे लाइट आई उसी टाइम पर कुछ मोमेंट्स के अंदर ही टेम्परेचर इतनी जल्दी डाउन हुआ कि वहाँ हर किसी को, लिटरली 6 के 6 मेंबर्स को इतनी ज़्यादा ठंड लगने लगी कि जो उनके शरीर के ऊपर मौजूद पसीना था वो पूरा जम चुका था, बर्फ बन चुका था। इस मोमेंट पर सबसे पहले नूरा ने अपना होश संभाला और 2 वर्ड्स उसने अपने मुंह से निकाले, येला येला, जिसका मतलब अरेबी के अंदर होता है चलो यहाँ से निकलो, यानी कि लेट्स गो। और जैसे ये वर्ड उस पूरे ग्रुप ने सुना, उनके हाथ में पूरा सामान था, इंस्ट्रूमेंट से माइक वगैरह था, उनके सूटकेस वगैरह थे, बैग्स वगैरह थे, वो सारा कुछ इन लोगों ने यहीं पर छोड़ा। और येला येला सुनते ही ये 6 के 6 लोग उस स्टेज से उतरे और आगे की तरफ, जहां वो हॉल वाला गेट था, उस गेट की तरफ भागने लगे। बट जैसे ही इन लोगों ने भागना शुरू किया, तभी नीचे मौजूद उस पर्शियन कारपेट के अंदर उलझकर नोरा की हील्स जो उसने पहनी हुई थी वो उसके पैरों से निकल गई। बट नोरा ने इस चीज़ को भी इग्नोर किया, अपनी हील्स वहीं छोड़कर नंगे पैर ही यहाँ से सामने की तरफ भागने लगी। लेकिन जैसे ही जिस मोमेंट पर वो उस हॉल के अंदर एंटर हुई जहाँ से वो पहले आई थी, इस बाहर बरामदे के अंदर, इस ओपन आंगन के अंदर,
उस हॉल के अंदर एंटर होते ही एकदम से जो लाइट अभी तक यहाँ जल रही थी वो बहुत ज़्यादा डिम सी हो चुकी थी, और ये हॉल एक हॉल ना रहकर बल्कि बहुत बड़ा एक कॉरिडोर सा बन चुका था जिसके आसपास बहुत सारे कमरे थे। नोरा को समझ नहीं आ रहा कि वो जाए तो जाए कहाँ, क्योंकि उसको तो यही रास्ता याद था, वो इसी रास्ते से आई थी। बट मजबूरन उसको इन कमरे के अंदर झांक झांक कर बार बार देखना पड़ रहा था कि आखिर वो बाहर निकले तो निकले कैसे। पूरा ग्रुप नोरा के पीछे, वो बार बार किसी और कमरे के अंदर एंटर हो रही है, कमरे के अंदर कमरा बना हुआ है और उसके अंदर कहीं और जाने का रास्ता। एक एक गेट खोलकर नोरा अपने ग्रुप को लेकर आगे की तरफ भाग रही है, खुद को बचाने की किसी तरीके से कोशिश कर रही है, और जैसे तैसे सबसे जरूरी इस पूरे महल से बाहर निकलने की कोशिश कर रही है। जैसे तैसे अलग अलग रूम्स के अंदर घुसते घुसाते, अलग अलग बरामदों को देखते हुए भागते भागते ये लोग फाइनली इस पूरे महल से बाहर निकल चुके थे। सामने इनकी दोनों गाड़ियां खड़ी थी और अपनी जेब में से गाड़ी की चाबी बहुत ही जल्दबाजी में निकालते हुए नोरा ने अपने हाथ में पकड़ी, अपनी गाड़ी की तरफ भागी। हसन अपनी जेब में से अपनी गाड़ी की चाबी निकालकर, अपने पिकअप ट्रक की चाबी निकालकर अपने पिकअप ट्रक के अंदर जाकर बैठा और दोनों इंजन स्टार्ट हुए। लेकिन इनको पता नहीं किस साइड जाना है। बस इन्होंने अपनी गाड़ी स्टार्ट करके उल्टी दिशा में, जहां उनका मुंह था गाड़ी का, उस गाड़ी को जस्ट यू टर्न घुमाया और सीधा यहाँ से भागने लगे अपनी दोनों गाड़ियों को लेकर। उन लोगों ने अपनी गाड़ी की हेडलाइट्स तक नहीं जलाई, क्योंकि इनको डर था कि अगर इन्होंने लाइट्स ऑन करी तो हो सकता है पीछे वाले लोग जिनको वो भी छोड़ कर आए हैं नाचते हुए, मतलब कि जो लोग वहाँ पर थे, हो सकता है वो लोग इनके पीछे आ जाए उनको पकड़ने के लिए। इसलिए इन लोगों ने घने अंधेरे के अंदर उस रेगिस्तान में अपनी गाड़ी चलानी शुरू करी। बस कुछ मिनटों तक गाड़ी चलाने के बाद फाइनली कुवैत सिटी की लाइट उनको दूर से दिख रही थी होराइजन के ऊपर, और उनको पता था कि उनको इसी लाइट्स वाली डायरेक्शन में जाना है। फाइनली नोरा ने अपनी गाड़ी उस कुवैत सिटी की तरफ करी और भगाते भगाते बिल्कुल जोर से पूरा अपना रेस देकर उस सिटी की तरफ भागने लगे। और कुछ मिनटों तक चलने के बाद फाइनली इनके सामने वही पानी वाली टंकी दोबारा से आ चुकी थी, जिसके बराबर में रोड था जहां से लोग इस रेगिस्तान के अंदर घुसे थे। जैसे ही लोगों ने वो पानी वाली टंकी देखी, ये लोग अंदर से बहुत ज़्यादा खुश महसूस कर रहे होंगे और उनको पता था कि अब इनके घर का रास्ता किस तरफ है। फाइनली इन लोगों ने उस रोड के ऊपर गाड़ी चढ़ाकर कुवैत सिटी की तरफ जाने वाले रोड को पकड़ा। बट बीच में एक पेट्रोल पंप आया, दोनों गाड़ियां इस पेट्रोल पंप पर रुकी। 6 के 6 लोग इस दोनों गाड़ियों से बाहर निकले और एक दूसरे को देखने लगे। पेट्रोल पंप की रोशनी के अंदर एक दूसरे को देखने लगे। 6 के 6 चेहरे बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। 6 के 6 चेहरे आंसुओं से भरे हुए थे। उन सबका मेकअप खराब हो चुका था, ड्रेसेस उनकी खराब हो चुकी थी। उस टाइम तो इन लोगों ने आपस में एक भी वर्ड नहीं बोला, जस्ट एक दूसरे को देखा, पानी पिया और वापस अपनी गाड़ी में बैठकर अपने अपने घर जा चुके थे। नोरा अपने घर पर जाकर सो चुकी थी। अगली सुबह जैसे ही वो उठी, सबसे पहले वो पास ही के पुलिस स्टेशन में गई और जाकर पुलिस वालों को सब कुछ बताया कि पिछली रात उसके साथ क्या क्या कुछ हुआ है, और उसके म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट भी अभी तक उसी महल के अंदर ही हैं। प्लीज़ आप मेरे म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट दिलवा दो। लेकिन जैसे ही नोरा ने वो एड्रेस बताया, पुलिस वालों ने कहा कि ठीक है, हमने तो इस एड्रेस के बारे में कभी सुना नहीं, आप हमें उस एड्रेस पर लेकर चलो। नोरा पुलिस वालों के साथ उनकी गाड़ी में बैठकर उस एड्रेस पर गई। लेकिन इस पॉइंट पर चीज़ें बहुत ज़्यादा अजीब हो चुकी थी। क्योंकि पानी वाली टंकी मिल गई रोड पर, वहां से उन्होंने राइट साइड ले लिया अंदर रेगिस्तान में जाने के लिए। पिछली रात जो उन लोगों ने इस रेगिस्तान में गाड़ी चलाई थी, उन टायरों के निशान मौजूद थे और उन्हीं निशानों का पीछा करते करते फाइनली ये लोग एक पॉइंट पर पहुंचे तकरीबन आधे घंटे बाद। लेकिन जिस पॉइंट पर ये पिछली रात आकर रुके थे, यहाँ एक महल था, लेकिन अब यहाँ कुछ भी नहीं। लिटरली क्लियर रेगिस्तान। ऐसा कैसे हो सकता था? पुलिस वाले गाड़ी से उतरे, नूरा गाड़ी से उतरी, पुलिस वालों को बताने लगी कि यहाँ एक बहुत बड़ा महल था, इसके अंदर हमने रात को परफॉर्म किया था। बट पुलिस वाले उसके मुंह की तरफ देख रहे हैं कि महल था तो गया कहाँ? एक रात में इतना बड़ा महल गायब हो सकता है क्या, जैसा तुम बता रही हो? उसकी कोई कुछ तो निशानी हो यहाँ पर, यहाँ तो एक ईंट तक नहीं है और तुम महल की बात कर रही हो। नूरा को यहाँ इस मोमेंट पर बहुत ज़्यादा शर्म सी फील हो रही थी, क्योंकि पुलिस वालों के सवालों का जवाब उसके पास नहीं था, लेकिन इंटरनल उसको ही पता था कि उसने रात को क्या फील किया। नूरा ने कहा ठीक है जनाब, कोई बात नहीं, मेरा सामान गया, ठीक है, जो भी था, आप एक काम करो, मुझे वापस मेरे घर छोड़ दो। पुलिस वाले उसको गाड़ी में बैठाकर वापस उसके घर तक लेकर आए और पुलिस वाले यहाँ से जा चुके थे। नोरा अपने घर नहीं गई, बल्कि अपनी पास ही मौजूद एक लाइब्रेरी के अंदर गई और वहाँ
अपने इस पूरे कुवैत सिटी की इतिहास की किताबों को ढूंढने लगी, क्योंकि उसको इस जगह के बारे में और जानना था। नूरा ने बहुत सारी बुक्स के अंदर चेक किया, उसकी हिस्ट्री पढ़नी शुरू करी, बहुत सारे पुराने पुराने अखबार जो वहाँ पर समेट कर रखे गए थे इतिहास के, उन अखबारों को देखा, बहुत सारी रस्टी डस्टी फाइल्स उसने खंगाली, और फाइनली कई घंटों तक देखने के बाद एक किताब के अंदर बिल्कुल एग्जैक्ट मैच करता हुआ मेंशन के बारे में एक किताब के अंदर लिखा हुआ था, जो कि एग्जैक्ट उसी लोकेशन पर हुआ करता था कभी। बट उस बुक के अकॉर्डिंग 1987 के अंदर ही, यानी कि 1987 में ही उस पूरे मेंशन को अबैंडन छोड़ दिया गया था, लावारिस छोड़ दिया गया था, और उसके बाद उसे ढहा भी दिया गया। सरकार द्वारा कब्जा कर लिया गया था और बाद में उसको साफ कर दिया गया वहां से, और वहां नॉर्मल रेगिस्तान बन चुका था। लेकिन एग्जैक्ट 10 सालों बाद उसी मेंशन के अंदर शादी हुई, जिसके अंदर नूरा ने परफॉर्म किया। बट नूरा अब और भी ज़्यादा डेस्परेट हो चुकी थी इस चीज़ के बारे में जानने के लिए, सो उसने तुरंत उस नंबर पर फ़ोन करना जरूरी समझा जो कि लैंडलाइन पर उसके पास आया था बुकिंग के लिए। लेकिन वो नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता, मतलब कि अगर आप उस नंबर पर कॉल करेंगे तो वो नंबर गलत बताएगा। लेकिन कोरियर कंपनी जहाँ से वो एनवलप आया था, जिसके अंदर पैसे आए थे नूरा के पास, उस कोरियर कंपनी को भी नूरा ने कांटेक्ट किया, लेकिन उस कोरियर कंपनी को खुद नहीं पता कि ये उनके पास कौन छोड़ कर गया था। उनके पास इस चीज़ का कोई भी रिकॉर्ड नहीं। दुनिया के सामने सब कुछ ऐसा था कि जैसे यहाँ कुछ हुआ ही ना हो, लेकिन इंटरनली नूरा और उसके जैसे 5 और उसके बैंड मेंबर्स, उन सब की ज़िंदगी पूरे तरीके से बदल चुकी थी। सिर्फ 35 साल की उम्र में इस इंसिडेंट के बाद नूरा ने अपना एक काम छोड़ दिया परमानेंटली। जो भी कोई क्लाइंट उसके पास आता बुकिंग करवाने के लिए, सबको मना करती गई, कहने लगी कि मुझे अपनी फैमिली के ऊपर फोकस करना है। एट द पीक ऑफ हर करियर 35 साल की उम्र में उसने अपनी ये जॉब छोड़ दी, उसने अपना ये पैशन छोड़ दिया। बट नूरा ने अपने यारे प्यारों या फिर अपने रिश्तेदारों के साथ इस चीज़ को डिस्कस जरूर किया था। और कुवैत एक छोटा सा शहर है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, और ये बातें वहाँ बहुत जल्दी फैल जाती हैं जिन जिन्नात की। और जैसे ये बातें फैली, सबको पता लगने लगा कि आखिर नूरा ने सिंगिंग को क्यों छोड़ दिया, उसको टाटा गुड बाय क्यों कह दिया। जिन जिन लोगों ने नूरा के साथ बात करने की कोशिश करी, लेकिन नूरा ने किसी की भी नहीं मानी। लोगों ने बताया कि नूरा जब भी गाती थी तो उसकी आंखें बहुत प्यारी लगती थी, गाते टाइम उसके फेस एक्सप्रेशन बहुत प्यारे लगते थे, आंखें सच में बहुत प्यारी थी। लेकिन अब उन आंखों के अंदर कोई भी फीलिंग्स नहीं रही। लोग इंटरनली जानते थे कि नूरा के साथ क्या हुआ है। लोग नूरा को बाहर निकालने की कोशिश भी कर रहे थे। लोगों ने अफवाह उड़ाने शुरू कर दी कि नूरा ने ये जस्ट एक पूरा प्लान रचाया है, ये एक स्टोरी सी बनाई है अपनी रिटायरमेंट से पहले, ताकि वो फेमस हो जाए। लेकिन अब आप बस सोच कर देखिए, नूरा को इससे क्या मिला। नूरा को अगर फेमस होना होता तो वो अपने करियर को कंटिन्यू करती, तब तो हम मान लेते कि हाँ भाई उसने फेमस होने के लिए ऐसी ऐसी बात बनाई और वो तो अभी भी काम कर रही है। लेकिन इस इंसिडेंट के बाद नूरा ने हमेशा के लिए गाना छोड़ दिया। और दूसरी बड़ी बात, उसने कोई और बिजनेस भी शुरू नहीं किया कि उसको उसमें पॉपुलैरिटी चाहिए हो, नहीं, नूरा हमेशा अपने घर रहने लगी। और इस पॉइंट के बाद ही लोगों को नूरा की बातों के ऊपर विश्वास होने भी लगा, क्योंकि इस्लाम के अंदर भूत प्रेतों के लिए जगह नहीं है, लेकिन जिन जिन्नात के लिए है। और कुरान के अंदर भी जिन्स का जिक्र किया गया है, जिसके अंदर कहा गया है, जो कि उसके अंदर दर्शाया गया है कि ये किसी स्मोक की तरह होते हैं, मतलब धुएं की तरह होते हैं, और ऐसे ऐसे कुछ दिखते हैं ये। साथ में ये भी बताया गया है कि ये जिन जिन्नात हमारी तरह ही हर चीज़ सेलिब्रेट करते हैं, ये शादियाँ करते हैं, ये मरते हैं, ये अपने फेस्टिवल्स मनाते हैं अलग, लेकिन अपने तरीके से। बट ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट इन देशों के अंदर होते रहते हैं जब ये दो अलग अलग दुनिया आपस में ओवरलैप करती है, मतलब कि इंसानों को जहाँ नहीं जाना चाहिए वहाँ वो पहुँच जाते हैं। और इस चीज़ के लिए भी इस्लाम के अंदर बताया गया है कि अगर आपने एक बार किसी जिन जिन्नात की इच्छा को स्वीकार कर लिया तो आप चाह कर भी उस इच्छा को नहीं छोड़ सकते, आपको वो काम करना ही पड़ेगा। अगर आपने उन जिन जिन्नात की हॉस्पिटैलिटी की जिम्मेवारी ले ली है तो वो जिम्मेवारी आपको निभानी पड़ेगी। और ये बात नूरा को बहुत अच्छे से याद थी कि अगर ये जिन जिन्नात भी हैं, जिस टाइम पर वो गा रही थी उसको फील हो चुका था कि ये जिन जिन्नात ही हैं, ऐसा कुछ है जिनके बीच में वो फंस गई है और उसने इनके आगे गाने की जिम्मेवारी ली है। जब तक ये नहीं चाहते तब तक वो इनको नहीं छोड़ सकती, इसको गाना पड़ेगा। इसीलिए मजबूरन अपना गला चौक करते हुए भी नोरा को अपने बैंड के साथ गाना पड़ा। और 3 बजे जब फाइनली वो खुश हो गए होंगे या फिर उनका मन भर गया होगा नाचते नाचते, वो यहाँ से चले गए और नूरा को भागने का मौका मिल गया। कुवैत के अंदर रहने वाले बड़े बूढ़े लोग, उन्होंने बताया कि जब यहाँ एक कुवैत शहर इतना ज़्यादा डेवलप नहीं था तब वो सेलिब्रेट करने के लिए, पार्टी वार्टी करने के लिए दूर रेगिस्तानों के अंदर जाया करते थे।
वही आग जलाकर रात को दोस्तों के साथ बैठकर खाना पीना करना, मज़े करना। लेकिन उनको दूर कहीं ऐसी ही कोई शादी होती हुई दिखाई देती थी पहले भी, लेकिन वो उस चीज़ को डिस्टर्ब नहीं करते थे कभी भी जाकर कि ऐसे देख के आए कि क्या वहाँ पर चल रहा है। उनका कोई मन नहीं था ऐसे उड़ता तीर लेने का। खैर, नूरा आज भी कुवैत सिटी के अंदर रहती है और आज वो दादी बन चुकी है। बस उसने अब गाना छोड़ दिया। बस वो गाती है तो कभी अपने पोते पोतियों के आगे उनको एंटरटेन करने के लिए। इसके अलावा नूरा ने उस ज़ारा रोड की तरफ भी जाना हमेशा के लिए बैन कर दिया खुद के लिए। वो कभी उस ज़ारा रोड पर दोबारा नहीं गई। इसके अलावा उसने अननोन नंबर्स को भी उठाना तब से ही बंद कर दिया। तब से लेकर आज तक वो कभी किसी अननोन नंबर को नहीं उठाती। इसके अलावा नूरा हर रोज़ शाम को 6 बजे के बाद या फिर जैसे ही सूरज ढलता है उस टाइम पर अपने घर के दरवाजे बंद कर लेती है, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं वो चीज़ आज भी उसको परेशान कर रही है और आज भी उससे वो बात करना चाह रहे हैं। इसीलिए कहा जाता है कि कई जगह ऐसी होती हैं जहां आपको बुलाया भी जाए तो भी नहीं जाना चाहिए, और कुछ परफॉर्मेंस ऐसी होती हैं जो होती तो एक बार हैं लेकिन छाप वो दुनिया पर हमेशा के लिए छोड़ देती हैं। और यही कुछ स्टोरी थी नूरा की, जो कि एब्सोल्युटली रियल। इसके प्रूफ्स मैंने आपको यही वीडियो के अंदर दिखाए। और अगर आपको इंटरव्यू सुनना हो नूरा का कि नूरा ने क्या कहा, तो मैंने मेरे इंस्टाग्राम के अंदर ब्रॉडकास्ट चैनल बना हुआ है। ये मेरे इंस्टाग्राम आईडी, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। वहाँ मैंने पहले से ही उसका इंटरव्यू डाल दिया है, आप जाकर सुन सकते हैं अगर आपको समझ में आए तो। खैर, आप मुझे बताइए कि क्या आपने ऐसा कोई इंसिडेंट कभी देखा था, कभी ऐसे कोई जिन जिन्नात या फिर भूत प्रेतों के बारे में सुना है, या फिर कोई इंसिडेंट फील किया है, या फिर किसी और ने फील किया हो, आपको बताया हो, तो आप उसके बारे में नीचे ज़रूर जिक्र करें। या फिर आपको मुझे पर्सनली बताना हो तो मैंने आपको मेरी इंस्टाग्राम आईडी बता ही दी, आप यहाँ आकर मुझसे बातें कर सकते हैं। मुझे आपकी स्टोरी सुनना सच में बहुत पसंद है। आप जब भी मुझे मैसेजेस करते हैं तो मुझे सच में बहुत अच्छा लगता है जब आप मुझे अपनी स्टोरीज बताते हैं तो। और अगर मुझे आपकी कोई स्टोरी सच में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी तो मैं उस चीज़ को कवर भी ज़रूर करूँगा। बस वो रियल होनी चाहिए, उसके प्रूफ होने चाहिए। खैर, पिछली वीडियो का शाउट आउट नव्या को एंड कमेंट पिक मी टू गेट अ शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। मिलता है अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।